हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। बाकी जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जाऊंगी। ठीक है, तो जो आज की क्लास रहेगी बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है हमारे और तीनों ही बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 13 हो गए थे हमारे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एल जो है ये हमारा सेट है जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है। तो जो एल सेट है ये क्या है, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है उसमें जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइंस का सेट है आपका एल। ठीक है, जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल। ठीक, आर बी द रिलेशन इन एल। जो एल है सेट हमारा उसके लिए रिलेशन डिफाइन है एज आर इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हालांकि क्वेश्चन में और भी आगे कुछ बोला गया है तो उसको हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हमको ये यहाँ पर वही सेम चीज जो कि हम पिछले कई क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये जो रिलेशन है ये हमको गिवन है और हमको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है किसी भी रिलेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी होता है कि भाई जैसे कि यहाँ पर हमारे दो लाइन है L1 और L2, दो लाइन के बारे में बात हो रही है। तो दो लाइन का रिलेशन किस कंडीशन में रहेगा, जब दोनों लाइन जो है वो पैरेलल रहेंगी। L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसी लाइन का उसी से रिलेशन। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई लाइन L1 है वो L1 के पैरेलल तो होगी ही होगी। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L1, बिल्कुल ये हो सकता है। L1 लाइन जो है वो L1 लाइन के यानी कोई भी लाइन उसी के पैरेलल, खुद के ही पैरेलल हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि L1, L1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू, रिलेशन क्या है हमारा, सॉरी सेट क्या है हमारा L। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो जो आज की क्लास है बहुत ही छोटी रहेगी क्योंकि ये क्वेश्चन है और फिर आगे दो क्वेश्चन और हैं जिनको हम जल्दी खत्म कर लेंगे। तो सिमेट्रिक की अगर बात करें तो L1 इज पैरेलल टू L2। भाई L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है तो क्या L2 लाइन L1 के पैरेलल नहीं होगी क्या? सीधी सी बात है, दो लाइन है, ये आपकी L1 है ये L2 है। तो आप ऐसा बोल लो L1 पैरेलल L2 या फिर L2 पैरेलल L1 बोल सकते हैं ना। ठीक है ना, मतलब इसका क्या हुआ कि L1, L2 बिलोंग्स टू R और इसका मतलब L2, L1 बिलोंग्स टू R। मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो L1 इज पैरेलल टू L2। L1 लाइन L2 के पैरेलल है। L2 इज पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तीन लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन है L1, ये है L2 और ये है L3। तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी भाई। ठीक है, तो बस बात ही खत्म हो गई। मतलब ये जो रिलेशन है
ये ट्रांजिटिव भी होगा। सो इसका मतलब हुआ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब हुआ L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी है रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इन तीनों में से एक चीज भी सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता, ठीक है, तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। तीनों का होना जरूरी है। अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें आपको लिखना है लास्ट में कि सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज बोली जा रही है जो कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4। अब यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ, यहाँ पे हमको एक सेट बताना है, लेकिन किस चीज का सेट? सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल, पैरेलल को मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ साइन बना दिया, पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जितनी भी लाइन है उन सभी लाइन का सेट हमको बताना है। तो वही सीधी सी बात है कि अगर किसी भी लाइन के पैरेलल, ये कौन सा फॉर्म है आपका, आपने क्लास 11th में पढ़ा था ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज। ये क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है। अगर इसकी वैल्यू हम बदलते जाएंगे उस हिसाब से इसी के पैरेलल लाइंस आती जाएंगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है set of all parallel lines। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या था वो? 2x प्लस 4 था। 4 की जगह पे कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है mx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू ये आप चेंज करते जाएंगे और सारी की सारी पैरेलल जो लाइंस हैं वो आती जाएंगी। ठीक है, तो हमको बोला गया था कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल हमको लाइंस का सेट बताना है। तो y इक्वल टू 2x और प्लस 4 की जगह पे हमने c लिख दिया। अब इस c की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 1, 4, 5, 6, जो भी नंबर आप लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो रहेगा ये रहेगा सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन। अब किसके पैरेलल? y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल। बात खत्म। ठीक है, तो बस बात यही है कि 11th का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये चीज़ तो आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें यही बोला गया था कि ये सेट है जिसके लिए ये रिलेशन डिफाइन है। सेट जो है ये है ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन्स हैं उन सभी का ये सेट है। इसमें से ये रिलेशन है और इसमें ये रिलेशन है कि दो लाइन जो है वो पैरेलल है। तो सारा का सारा जो रिलेशन का काम है वो पैरेलल पे चलेगा। रिफ्लेक्सिव हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया, तीनों हो गए, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद y इक्वल टू 2x प्लस 4 के लिए पैरेलल लाइन का सेट बताना था। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 की जगह पे आप कोई नंबर अलग अलग लेते जाएंगे तो सारी की सारी वो पैरेलल लाइन आ जाएंगी। तो हमने वहां पर ले लिया c। अब c की जगह पे सारी अलग अलग वैल्यू आप रख दीजिए तो अलग अलग पैरेलल लाइन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमको सेट दिया है, ये रिलेशन दिया है ये, और हमको इनमें से वही चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर तो ठीक है, बाकी हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आए, ताकि आपकी दोनों चीजें यहाँ पर कवर हो जाए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आप बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप रिलेशन को देखें। ये क्या है? 1 2 2 2, ये रिलेशन है और ये आपका सेट है। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए रिलेशन में। तो 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है और 4 का 4 4 है।
तो कहने का ये मतलब है कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के डबलेट रिलेशन के अंदर है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर जितने भी डबलेट हैं वो सारे के सारे हैं सेट के, 1 का 1 1 है, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट सेट के जो हैं उनके सबके डबलेट हैं, मतलब ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ये सेट को हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी ये है कि रिलेशन को ही सिर्फ देखें आप, तो रिलेशन के अंदर आप 1 2 उठाएं तो 1 2 का 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 है क्या यहाँ पर? कहीं पर भी नहीं है, बस बात खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर किसी एक भी एलिमेंट की सिमेट्री रिलेशन में नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, फिर भले ही सबकी हो, लेकिन अगर एक की भी नहीं है तो नहीं होगा। देखो 2 2 की तो 2 2 ही होगी, 1 1 की 1 1 होगी, 4 4 की 4 4 होगी, 1 3 की 3 1 3 1 भी नहीं है, 3 3 की 3 3, 3 2 की 2 3 ये भी नहीं है। मतलब 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सिमेट्री रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी एक रीजन दे सकते हैं, चाहे तो 1 2 है 2 1 नहीं है इसलिए, या 1 3 है 3 1 नहीं है इसलिए, या 3 2 है 2 3 नहीं है इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 1 2 जो है वो रिलेशन में है, बट 2 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है। तो सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे मैंने 1 2 और 2 1 के लिए लिखा, वैसे आप चाहें तो 1 3 3 1 के लिए भी लिख सकते हैं, 3 2 और 2 3 के लिए भी लिख सकते हैं। हमको सिर्फ एक रीजन देना है सिमेट्रिक नहीं होने का, या फिर रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होने का। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, जरा ध्यान से देखें। 1 2 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? देखो 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ यही है, बाकी और तो कोई नहीं है 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये खुद ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया पास ट्रांजिटिव के लिए। अब 2 2 की बात करते हैं। तो देखो जहां डबलेट आए वहां टेंशन खत्म है ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसे कि फिर भी देख लेते हैं कि भाई 2 2 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव के लिए ये भी पास हो गया। अब आगे चलते हैं 1 1, तो 1 पे ये एंड हो रहा है, 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेक कर लेते हैं कि 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, किसका पेयर होना चाहिए? 1 2 का। तो 1 2 का पेयर ये खुद ही है। ठीक है, मतलब इसके लिए ये पास हो गया। अब 1 1 के साथ एक और 1 3 भी था ना, तो 1 3 को भी देख लेते हैं। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 1 3 है क्या? बिल्कुल ये खुद ही है। ठीक है, तो ये भी पास हो गया। अब 4 4 की बात करें तो ये 4 पे एंड हो रहा है, 4 पे स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं है। ठीक है, तो एक चीज है, जब दूसरी चीज नहीं मिल रही है तो वो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो मैं कई बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट होने वाला ये भी है और ये भी है, तो 1 3 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो 1 3 ये खुद है। ठीक, तो ये पास हो गया इसके लिए। इसकी बात करते हैं, तो ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट, मतलब 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये रहा। ठीक, कहने का मतलब ये कि ये तो हो गया पास। ठीक है, अब 3 3 की बात करते हैं, तो ये 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 ये खुद है। ठीक है, ये 3 2 2 पे एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट कौन हो रहा है? ये हो रहा है। तो देख लो जरा, 3 2 और 2 2, तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 ये खुद है, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो आप चाहें तो जो हमने डेफिनेशन जिस लैंग्वेज में लिखी थी वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि A B जो है वो रिलेशन में है, B C जो है वो भी रिलेशन में है, और A C है वो भी रिलेशन में है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया यहाँ पे, जिससे हमको सही तरीके से पता चल गई सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देखें इस क्वेश्चन में कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या आप बताइए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? देखो
रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब डी ऑप्शन तो बिल्कुल कतई नहीं है। ठीक है, इसके बाद आर इज सिमेट्रिक, तो आर इज सिमेट्रिक बोला है और ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है, बी पे चलते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, एंड ट्रांजिटिव, बिल्कुल ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल सही, मतलब ये बी ऑप्शन। ठीक है, ए को भी देखते हैं, ए में क्या बोला जा रहा है, ए इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, एंड सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, और नॉट ट्रांजिटिव बोल रहे हैं, बट ट्रांजिटिव तो ये है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर है आपका, जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा बी। तो यहां से भी आप क्लियर देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक, क्लियर। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा बी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट कैपिटल एन। तो कैपिटल एन है, इसी से आपको समझ जाना है कि ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, तो लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन है आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं वैसे ही मैं आपको करके बताऊंगी, और फिर साथ में आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेट है एन है, मतलब नेचुरल नंबर, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 8 9 10 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं बोला गया कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर बोला गया, मतलब इसके अंदर 1 से लेके आगे जितने भी सारे नेचुरल नंबर है वो सभी इसमें हैं। तो इस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, आप देखें, a इक्वल टू बी माइनस 2, और जो b है वो क्या है, ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा। 6 से बड़ी बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, आप देखो 7 8 9 10 एंड सो ऑन। क्योंकि ये दोनों ही जो वैल्यूज हैं ये हम कहाँ से लेंगे, हमारे नेचुरल नंबर से, क्योंकि जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर सेट के लिए तो डिफाइन है। तो ए की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से मिलेगी, बी की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से ही मिलेगी। तो अब आप देखें, बी की वैल्यू के लिए हमको दिया है तो बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। तो बी की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ 7 पुटअप कर दी, 7 माइनस 2, तो ए कितना आ गया आपके पास, 5। ठीक है, मतलब इससे हमारा जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि a की वैल्यू हमको 5 मिली, कब, जब b की वैल्यू हमने 7 रखी। मतलब कि इस रिलेशन के अंदर पहला पेयर जो आएगा, a की प्लेस पर 5, b की प्लेस पर 7। क्लियर। अब यहाँ पर देखें दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप देखें यहाँ से देख लें 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 6 आएगा तो यहाँ 8 आएगा। ठीक, फिर यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 9 आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू, यहाँ आप 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6। कब, जब b अपना कितना है 8, तो b 8 रखने पे a मिलेगा 6, तो 6 और 8 का पेयर बना हमारा नेक्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप b की प्लेस पर क्या रखते हैं, नेक्स्ट नंबर 9, 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7, जब b अपन ने 9 रखा। ठीक है, इस तरीके से आगे और भी सारे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट आंसर। तो ए है 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो भाई सिंपल सी बात है, 2,4 बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में 2,4 कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो बी है आपका ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो बी आपका 4 हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो स्टार्ट 7 से हो रही है। तो ए ऑप्शन खत्म। तो ए तो खत्म। अब नेक्स्ट है 3,8 बिलोंग्स टू आर। तो अब आप ये देखें 3,8 बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका वही
पहला एलिमेंट हो गया ए, दूसरा बी। तो जब आप बी की जगह पे 8 रख रहे हैं, बी की जगह पे जब आप 8 रख रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है ए 6, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 3। तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा का है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गया। अब सी की बात करते हैं। सी में बोला है 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो आप देख लो कि 8 रखने पे हमको कितना मिल रहा है 6, तो बी जब हमने 8 पुट अप करा तो ए 6 ही मिला, तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। डी भी देखते हैं, 8 7 बिलोंग्स टू आर। तो जब हमने बी 7 रखा था, तो हाँ बी जब हमने 7 रखा था तो ए कितना मिला था 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है सी आंसर। ठीक, क्लियर। तो ये तो मैंने आपको रफली समझाया था, समझाने के लिए बस था, बाकी हमको खैर करेक्ट ऑप्शन बताना था, लेकिन बात यही है कि इस तरह से भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो जो अगली एक्सरसाइज रहेगी, जिसका इसका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।